Hello my dear students, welcome back to Mission 100 Marks. This is day 3 and in today's video we will quickly go through the solutions of all 7 maths questions step by step. Let's see how many you got right. So stay tuned till the end and check your answers carefully. Let's start from question number 1. The length of an arc, if arc subtends an angle of 120 degree to the center of the circle having radius 60 centimeter. क्या बोला उन्होंने? You have to find out the length of the arc. What is called the arc? The part of the boundary of the circle. The circumference of the circle is called arc. The length of the arc you have to find out if arc subtends an angle of 120 degree. मान लो हमारे पास ये आर्क है और ये सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है 120 डिग्री का. दिस एंगल इज 120 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस आर्क, राइट? एंड द सेंटर ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 60 सेंटीमीटर. व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? 60 सेंटीमीटर. एंड यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द आर्क. यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द आर्क ACB, right? Now how we can do this question? What is the formula for length of arc? Length of arc is equal to theta upon 360 into 2 pi r. मतलब इस थीटा एंगल के अंडर सर्कल की बाउंड्री जिसको हम 2 pi r से मेजर करते हैं उसका कितना पार्ट कवर हो रहा है आउट ऑफ 360 में से, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. थीटा इज गिवन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 एज द आंसर in terms of pi only. So we are not supposed to put the value of pi. We will keep it as it is and radius is 60. 6 are 36, 6 2s are 12. Answer is 40 pi. B option is the correct answer. Now the next one is if Q A upon 3 comma minus 4 is the midpoint of the line segment joining the point P 6 comma minus 5 and R 2 comma minus 3, then find the value of A. अब आपको क्या दे रखा है उन्होंने? इसमें आपको दे रखा है जो Q है वो मिड पॉइंट है. किसका मिड पॉइंट है? एक लाइन सेगमेंट का PR. P के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 comma minus 5 एंड R के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 comma minus 3. एक पॉइंट है Q जो इन दोनों का मिड पॉइंट है एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हैं A/3 कोमा -4. अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 1:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A. इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? सिंपली यू हैव टू अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला. दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड यू कैन टेक देम एज xy, राइट? नाउ हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ xy? व्हाट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला? मिड पॉइंट निकालने का क्या फॉर्मूला है? मिड पॉइंट फॉर्मूला इज x, y निकालना है ना हमें. x, y. हाउ वी कैन फाइंड आउट? टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट x वी हैव टू ऐड x कोऑर्डिनेट इन x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2 एंड टू फाइंड आउट y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 अपॉन 2. तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं. यहाँ पे हमें ये मिड पॉइंट गिवन है A/3 - 4. अब हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? बाय एडिंग x कोऑर्डिनेट इन x कोऑर्डिनेट. 6 + 2 डिवाइडेड बाय 2 कोमा -5 - 4 डिवाइडेड बाय -3. सॉरी मैंने गलत लिख दिया. दिस इज -5 - 3 डिवाइडेड बाय 2. फॉर्मूला क्या होता है? y1 + y2 अपॉन 2 -5 - 3 डिवाइडेड बाय 2. तो अब आपके पास, अब देखो यहाँ से तो आपके पास -4 बन रहा है. -5 - 3 -8. -8 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स अस -4. बट हमें तो a की वैल्यू निकालनी है ना. अगर ये दोनों पॉइंट्स सेम पॉइंट्स को, अगर ये दोनों हमारे पास ऑर्डर पेयर सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट y के इक्वल होगा, राइट? अगर हमारे पास a, b इज इक्वल टू x, y दे रखा है
तो a इज इक्वल टू एक्स होगा और b इज इक्वल टू वाई होगा। ऐसे ही होता है ना, अगर दो ऑर्डर पेयर सिर्फ तभी इक्वल होते हैं जब x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होता है और y कोऑर्डिनेट y के इक्वल होता है। तो अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स भी सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वेटेड विद द x एंड y विल बी इक्वेटेड विद द y। तो y की तो हमें यहाँ पे नीड नहीं थी, ये तो -4 हमारे पास बन रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया a/3 इज इक्वल टू 6 + 2/2। दिस इज a/3 इज इक्वल टू 6 + 2 is 8/2 which is equal to 4. When you will cross multiply them, a will be 4 multiplied by 3, a is equal to 12. What is the correct answer? Option A is the correct answer. What is the value of a है 12। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मिड पॉइंट फार्मूला। और क्या होता है? x1 + x2/2 y1 + y2/2। चलिए नेक्स्ट करते हैं। Next is assertion reasoning. If the area of the sector of the circle is 6/18 of the area of the circle, then angle subtended by it at the center of the circle is 120 degree. उन्होंने बोला है कि अगर कोई सर्कल का सेक्टर है, सेक्टर आपको पता है ना क्या होता है? The region enclosed between two radii and one arc of the circle is called sector of the circle. उन्होंने बोला ये जो सेक्टर है ना, इसका एरिया कितना है? सर्कल के टोटल एरिया का 6/18 है। देन द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 120 डिग्री। ये आपने प्रूव करना है कि ये जो एंगल सर्कल के सेंटर पे आर्क सबटेंड कर रही है ए बी, वो कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का। तो कर लेते हैं। किसका फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? एरिया ऑफ सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू θ/360। एरिया की बात हो रही है ना, तो दैट इज πr²। पीछे वाले क्वेश्चन में लेंथ ऑफ आर्क की बात हो रही थी, तो हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क लिखा था 2πr। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एरिया की। तो θ/ मतलब इस थीटा एंगल के अंडर 360 में से इस सर्कल का कितना एरिया कवर हो रहा है, इसका मतलब ये है। अब ये हमें कितना दे रखा है एरिया ऑफ सेक्टर? एरिया ऑफ सेक्टर इज 6/18 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ये गिवन है। तो ये आ गया θ/360 πr²। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 6/18 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल इज πr²। θ/360 इंटू πr²। πr² से πr² कट गया, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देयरफॉर थीटा विल बी 6/18 मल्टीप्लाई बाय 360। 18 2s थीटा इज 6 2s 12 120 डिग्री। कितना आंसर आ गया आपके पास? थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 120 डिग्री। 6 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 120 डिग्री। हमने किसका फॉर्मूला लगाया है? एरिया ऑफ सेक्टर का। तो चलिए नेक्स्ट दे रखा है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इज θ/360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ द सेक्टर। एकदम करेक्ट है, और यही फार्मूला यूज़ करके हमने अपने एजर्शन को प्रूफ भी किया है। तो जब रीज़न जो है एजर्शन के लिए वैलिड होता है, रीज़न की हेल्प से ही हम एजर्शन तक पहुंच पाते हैं। तो देन व्हाट वी कैन से, विच वन ऑप्शन इज करेक्ट? ए ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाई? बोथ एजर्शन एंड रीज़न इज करेक्ट, राइट? बोथ आर करेक्ट। assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of the assertion. चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 is for what value of a quadratic equation 3ax² - 6x + 1 is equal to 0 has real and equal root। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्या मतलब 95+ % चांसेस होते हैं कि इक्वल रूट्स वाला क्वेश्चन पेपर में आए। अब हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या दे रखी है? 30ax² - 6x + 1 इज इक्वल टू 0। और हमें क्या दे रखा है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो क्या कंडीशन होता है? d इज इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। और d कौन सा फैक्टर होता है? b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अब आप b की वैल्यू पुट करें, इसमें से आप x² का जो कोफिशिएंट है वो a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट टर्म c होता है। तो a कितना है यहाँ पे? 30
ए, बी कितना है, चलो आप इसको कैपिटल ए लिख सकते हैं। बी कितना है आपके पास 6 और सी कितना है आपके पास 1। तो इसमें पुट करिए 6 का स्क्वायर -4, दिस इज 30a, c is 1 is equal to 0. This is 36 minus 120a is equal to 0. This is 36 is equal to 120a. यहाँ से आप इसको a की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 36/120, 3/10. What is the value of a? a is 3/10. इस क्वेश्चन को तो आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन इज ऑफ 2 marks, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप सारी देखें वेरिएबल्स की फॉर्म में ही है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। आपने पहले तो जीरोज फाइंड आउट करनी है और फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। बेटा देखो, जितने भी क्वेश्चंस मैं इन वीडियोज़ में करवा रही हूँ ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। CBSE बोर्ड एग्जाम में सारा पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है। 70% पेपर तो बहुत इजी होता है, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं और एक एवरेज बच्चा भी उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकता है ना। हार्डली 2 to 3 क्वेश्चंस होते हैं जो CBSE ने थोड़े से डिफ़िकल्ट डाले होते हैं और इतना तो डालना भी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अगर ये ऐसे क्वेश्चंस जो हमें पता है कि इनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगर हम ये भी अच्छे से ना करके जाएं तो फिर तो ये तो गलत बात है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज PQX² प्लस PR प्लस QS मल्टीप्लाई बाय X प्लस RS। सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल x, राइट। अब आपके पास बाकी सारे जो दे रखे हैं वो a, b और c हैं। ये आपके पास a है, a कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x², दैट इज़ PQ। ये पूरा आपके पास b है, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, PR प्लस QS। एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस इज c। व्हाट इज c? c इज RS। अब आपने सबसे पहले तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है और इसकी ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है। तो चलिए कर लेते हैं इसको सॉल्व। फैक्टराइज से ही करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। x², x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, PRX प्लस QSX प्लस RS। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। सबसे पहले x² फिर x फिर कांस्टेंट। अगर आगे पीछे हैं तो आप पहले इसको अरेंज करेंगे, राइट। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में थी इसलिए मुझे अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने मिडल टर्म को खोल के देखा तो ये पहले से ही स्प्लिट हो रखी थी और स्प्लिट होने के बाद हमारे पास जो टर्म्स बन रही थी उनकी ग्रुपिंग करने पे कॉमन भी आ रहे थे फैक्टर्स। तो इनमें से क्या कॉमन है हमारे पास, एक p कॉमन है और एक x कॉमन है। इधर क्या बच गया, एक q और एक x। यहाँ पे p और x बाहर आ गया तो अंदर कितना बच गया, r। इन दोनों में से आप देखें s कॉमन है, अंदर आपके पास आएगा qx प्लस r। यहाँ पे qx प्लस r, qx प्लस r सेम है तो qx प्लस r कॉमन आ जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, px प्लस s। अब आपके पास दो ज़ीरोज़ कौन सी आएंगी, देयरफॉर qx प्लस r इज इक्वल टू 0 और px प्लस s इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -r/q और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -s/p। अब आपके पास x भी आ गया, x की एक वैल्यू आ गई -r/q और दूसरी वैल्यू आ गई -s/p। इनमें से आप एक को अल्फ़ा कंसिडर कर लें और दूसरे को बीटा कंसिडर कर लें, राइट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ ज़ीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस फॉर टू वेरीफाई। So first of all find out alpha plus beta. Alpha is -r/q and beta is -s/p. अगर आप LCM लेंगे तो QP LCM आएगा, P इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q इधर, दिस इज PR माइनस SQ। अब इन दोनों में से आप माइनस का साइन कॉमन निकालेंगे तो आपके पास आएगा PR माइनस S प्लस SQ अपॉन QP। तो क्या ये सेम बन रहा है -b अपॉन a के, बिल्कुल बन रहा है।
आप अपना बी देखें, पी आर प्लस क्यू एस और इसके साथ नेगेटिव साइन आ गया माइनस बी अपॉन ए। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए के इक्वल हो जाती है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया है और ये हमने सही किया, हमारे पास आंसर जो आए हैं वो सही हैं। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज़ माइनस आर अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय माइनस एस अपॉन क्यू। नेगेटिव साइन नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव, इट विल बी आर एस अपॉन दिस इज पी आर एस अपॉन पी क्यू। इज इट सी अपॉन पी क्यू? आप खुद देखें, क्या ये सी अपॉन पी क्यू के सी अपॉन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए, लीडिंग कॉफिशिएंट अपॉन कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कॉफिशिएंट सी अपॉन ए, और ये किसके इक्वल होता है, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए। तो ये सी अपॉन ए बन गया, सी हमारे पास है आर एस और ए हमारे पास है पी क्यू, तो दिस इज सी अपॉन ए। देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया, लास्ट में हम इसको कैसे लिखेंगे, वी विल राइट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। आपने नेक्स्ट पेज पे लिखना है, मैं इसी पेज पे कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए, हेंस वेरीफाइड, राइट। आप इसको पूरा लिख सकते हैं, ऐसे भी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients verified, right? The relationship between zeros and coefficients is verified. अच्छा, is verified. Okay, fine, done. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Now question number 6 is from chapter AP. If the 10th term of the AP is 52 and 16th term is 82, then find the general term of AP, 32nd term of AP and sum of first 20 terms of AP. This question is of 5 marks. तो चलिए start करते हैं। First of all, what is given to us? We are given with 10th term of AP. A10 is equal to 52 और क्या दे रखा है, A16 इज इक्वल टू 82, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, जनरल टर्म। जनरल टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर जनरल टर्म AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला है जनरल टर्म का। अब इसका मतलब हमें पहले तो A चाहिए और D चाहिए, और वो हमें कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से दो इक्वेशंस बनेंगी। A10 की क्या इक्वेशन बनेगी, A प्लस 9D इज इक्वल टू 52, यू कैन कंसिडर इट एज फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड क्या बनेगी, A प्लस 16 है ना, तो एक कम 15D इज इक्वल टू 82, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब आप दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लें तो A से A कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू 60 माइनस 60। अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0, दिस इज इक्वल टू माइनस 30। माइनस कैसे करते हैं, आप देखें कि ये जो नेगेटिव साइन है ये 82 के साथ है ना, तो नेगेटिव 82 है और 52 पॉजिटिव है, तो दोनों टर्म्स आपस में क्या होंगी, माइनस होंगी और साइन बड़े नंबर का आएगा। तो बड़ा नंबर 82 था, उसके साथ नेगेटिव साइन था। तो चलिए नेक्स्ट इज 6 माइनस 6D इज इक्वल टू माइनस 30 आ गया आपके पास, तो D कितना आ जाएगा, माइनस 30 डिवाइडेड बाई माइनस 6, दिस इज 5। D कितना आ गया आपके पास, 5। कीप इट इन अ बॉक्स। अब आप नेक्स्ट फाइंड आउट करें A कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें। A प्लस 9D इज इक्वल टू 52, A प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 52, तो A कितना आ जाएगा, 52 माइनस 45, राइट। A विल बी 7 ही आएगा ना, यस, A इज 7। अब आपके पास A भी आ गया और आपके पास D भी आ गया। जनरल टर्म लिखें, क्या आएगी, जनरल टर्म विल बी AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। अब जनरल टर्म है तो N की फॉर्म में ही लिखी जाएगी, तो AN इज इक्वल टू A कितना है आपके पास 7, N माइनस 1 और D कितना है आपके पास 5। सिंप्लीफाई ज़रूर करें, 7 प्लस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 5N माइनस 5, दिस इज 5N, 7 माइनस 5 इज प्लस 2,
This is our general term of this AP. What next we have to find out? Next we have to find out 32nd term of this AP. We have to find out A32. Okay, are you able to see? This is AN is equal to 5N plus 2. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? A32 फाइंड आउट करना है. तो A32 फाइंड आउट करने के लिए आप इसमें 32 पुट कर दें. दैट इज A32, या फिर आप इससे ऐसे भी कर सकते हैं A प्लस 31D, इस तरह से भी कर सकते हैं. A कितना है आपके पास? 7 प्लस 31 और D कितना है आपके पास? 5. दिस इज 7 प्लस विच इज इक्वल टू 160 प्लस 2, 162. A32 इज इक्वल टू 162. चलिए अब नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करने को बोला उन्होंने? नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द AP. We have to find out, this is our second part, and in third part we have to find out S20. yes, S20 first 20 terms का सम. तो क्या फॉर्मूला होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n कितना है आपके पास? 20/2. 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज a? a इज 7 प्लस n कितना है? 20 माइनस 1 एंड d कितना है आपके पास? 5. इसको सॉल्व कर लें. 2 10 ज़ा, यहाँ पे 10 आ जाएगा. 7 2 ज़ा 14 प्लस 19 माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 5. दिस इज़ 19 मल्टीप्लाई बाय 5. बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले आपको मल्टीप्लाई करना है. दिस इज़ 10 14 19 5 ज़ा 95, राइट. तो this will gives us 100 multiply by 109. This is equal to 1090. ये हमारे पास क्या आ जाएगा? This is the, what is this? This is the sum of first 20 terms. S20 is equal to 1090. Must keep your answers in box. Hope it is clear. चलिए लास्ट करते हैं हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन. हम रोज़ का एक केस बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट. दिस इज टुडेज केस बेस्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, मिस्टर वर्मा is a production manager in a factory that makes football. One day he noticed that at every 100 pieces produced in the factory, 15 are defective. What does it mean? कि हर 100 पीस के पीछे 15 पीस क्या हो रहे हैं? ख़राब हो रहे हैं, राइट. 15 पीसेस जो हैं वो डिफेक्टिव हैं 100 पीसेस के पीछे. इफ़ द टोटल नंबर ऑफ फुटबॉल प्रोड्यूस्ड इन वन डे इन अ फैक्ट्री इज़, टोटल नंबर ऑफ फुटबॉल कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? 22,000 इन अ डे, राइट. देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. फर्स्ट पार्ट है, इफ़ द फुटबॉल इज सिलेक्टेड रैंडमली देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ डिफेक्टिव फुटबॉल. आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर रैंडमली हम ये जो टोटल प्रोडक्शन है, टोटल नंबर ऑफ फुटबॉल्स हैं हमारे पास, उसमें से कोई फुटबॉल निकालते हैं तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिफेक्टिव फुटबॉल की. पहले तो टोटल नंबर ऑफ फुटबॉल कितने हैं? अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें से हम डिफेक्टिव कैसे निकालें. हमें तो उन्होंने डिफेक्टिव के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ. उन्होंने बस ये बताया हुआ है कि 100 के पीछे 15 फुटबॉल्स जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, है ना. आउट ऑफ 100 पीसीस 15 आर डिफेक्टिव. अब आप खुद बताएं कि इस चीज़ को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं. मतलब अगर आप 100 में से 15 फुटबॉल डिफेक्टिव हैं तो व्हाट डज इट मीन्स? 15% फुटबॉल्स जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, राइट. देयरफॉर 15% फुटबॉल आर डिफेक्टिव. जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है उसके 15% फुटबॉल्स क्या आ रहे हैं? डिफेक्टिव आ रहे हैं, राइट. तो अब हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कितनी थी? दिस वन. तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव फुटबॉल कितने आएंगे? नंबर ऑफ डिफेक्टिव फुटबॉल्स आउट ऑफ
22,000, उसने एक दिन में 22,000 आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए हैं ना, तो आपको इसी में से नंबर ऑफ डिफेक्टिव फुटबॉल्स निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे? 15% ऑफ 22,000 दैट इज इक्वल टू 15/100 इंटू 22,000। 100 से ये कट जाएंगी ज़ीरोस, you will get 15 मल्टीप्लाई बाय 2 to 0। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 0 3 3,300 राइट। 3,300 फुटबॉल्स जो है वो क्या है? डिफेक्टिव हैं। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड, उनने क्या पूछा है हमें? इफ़ द फुटबॉल इज सिलेक्टेड रैंडमली देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ सिलेक्टिंग अ डिफेक्टिव फुटबॉल। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फुटबॉल। कैसे आएगा? ऊपर आएगा नंबर ऑफ डिफेक्टिव फुटबॉल्स, और डिनोमिनेटर में आएगा टोटल नंबर ऑफ टोटल फुटबॉल्स, राइट। हाउ मेनी आर डिफेक्टिव? 3,300 एंड हाउ मेनी आर टोटल? देयर आर 2,2,000। तो ये वाला ज़ीरो नहीं, लास्ट की 2 ज़ीरोज़ हमारे पास कट जाएंगी। 11 3s are 11 2s are 20। आंसर इज 3/20। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फुटबॉल्स? 3/20। होप इट इज़ क्लियर। लेट्स डू इट्स सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या बोला है? इफ़ द फुटबॉल इज सिलेक्टेड रैंडमली देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नॉन डिफेक्टिव फुटबॉल। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है नॉन डिफेक्टिव फुटबॉल की। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर हमें नॉन डिफेक्टिव फुटबॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ऊपर क्या आएगा? नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव फुटबॉल्स, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? टोटल फुटबॉल्स। अब हमारे पास के नॉन डिफेक्टिव फुटबॉल्स हैं। यहाँ से हमारे पास कौन सी फुटबॉल्स आई थी? डिफेक्टिव। तो नॉन डिफेक्टिव फुटबॉल्स कितनी आएंगी? नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव फुटबॉल्स इज इक्वल टू, दैट इज टोटल बॉल्स थी 22,000, जिसमें से 3,300 बॉल्स डिफेक्टिव थी। तो बाकी कितनी बच गई आपके पास? दिस इज़ 0, दिस इज़ 0, 10 - 3 is 7 एंड दिस इज़ 1। अब ये हमारे पास आ जाएगा 11 - 3 विच इज़ इक्वल टू 18,700। 18,700 फुटबॉल्स कौन सी हैं? जो नॉन डिफेक्टिव फुटबॉल्स हैं। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव फुटबॉल, कितनी आएगी? दैट इज़ 18,700 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फुटबॉल्स। टोटल नंबर ऑफ फुटबॉल्स कितनी थी? 2,2,000। यहाँ से ये कट जाएंगे। अब आप इसको देखें, ये दोनों 11 से डिविजिबल हैं। 11 1s are 11, 7 left, 11 7s are, दिस इज 11 2s are 22, 0। आंसर इज 17/20 is the probability of selecting a non-defective football. Let's do the last part with 2 options. Now the next question is, determine the total number of defective footballs and non-defective footballs produced in one day. आपने बताना है एक दिन में कितनी नॉन डिफेक्टिव और कितनी डिफेक्टिव फुटबॉल्स प्रोड्यूस हुई हैं। आप ये दोनों पार्ट्स हमने ऊपर कर लिए हैं। 3,300 हमारे पास डिफेक्टिव हैं और नॉन डिफेक्टिव कितनी है? 18,770। तो थर्ड पार्ट का आंसर हमारे पास क्या आएगा? डिफेक्टिव कितनी आ जाएंगी? डिफेक्टिव इज इक्वल टू डिफेक्टिव फुटबॉल्स is equal to 3,300 and non-defective, this is equal to 18,700. Only one last part is left.
question is, if the probability of selecting a defective football is 8/25, then find the number of non-defective footballs produced in one day. उन्होंने बोला है probability, this is B part of third part का ये B option है. If the probability of selecting a defective football, probability of selecting a defective football, तो हमें क्या दे रखी है इसकी प्रोबेबिलिटी 8/25. देन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव फुटबॉल्स प्रोड्यूस्ड इन वन डे. तो आपने क्या निकालना है कि नॉन डिफेक्टिव कितनी फुटबॉल्स प्रोड्यूस हुई हैं. पहले आपको जो चीज़ गिवन होती है आप उसी का फॉर्मूला लगाते हैं. यहाँ पे आपको डिफेक्टिव फुटबॉल्स की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी. तो टोटल नंबर ऑफ फुटबॉल्स अपॉन पहले ऊपर क्या आएगा डिफेक्टिव फुटबॉल्स, हमें नहीं पता कितनी है, तो वी विल टेक एज एक्स out of 22,000, राइट. दिस इज़ 8/25. अब यहाँ पे पीछे वाली डिफेक्टिव फुटबॉल्स मत ले लीजिएगा. आपको पता है उसका आंसर ये आया, आ भी सकता है कि नहीं आ सकता. आपने पीछे आंसर कैलकुलेट किया है डिफेक्टिव फुटबॉल्स का जब हमें प्रीवियस क्वेश्चन में ऑप्शंस दे रखी थी, है ना. तो आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अलग है. इसमें आपको प्रोबेबिलिटी पहले दे रखी है. अगर प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो आप अपनी मर्जी से डिफेक्टिव फुटबॉल्स यहाँ पे नहीं लिख सकते, आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी. एक्स फुटबॉल्स डिफेक्टिव हैं आउट ऑफ 22,000, और यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/25 मल्टीप्लाई बाय 22,000. अब देखिए यहाँ पे 25 है, और ये इसको हम इसमें से 100 अलग कर सकते हैं ना. 2 ज़ीरोज़ काटनी है हमें. 2 ज़ीरोज़ कैसे काट सकते हैं, हमारे पास 25 के टेबल से सीधा 100 कटता है. तो वी कैन राइट इट एज 8/25 मल्टीप्लाई बाय 220 मल्टीप्लाई बाय 100. 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, इन सबको मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 8 4 ज़ा 32 मल्टीप्लाई बाय 220. देखिए कितना आंसर आ रहा है आपके पास. चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 32 मल्टीप्लाई बाय 22, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, दिस इज़ 4 and 6 4 7 0 4 0. ये कौन सी फुटबॉल्स आ गई हैं आपके पास, आर डिफेक्टिव फुटबॉल्स. बट हमें कौन सी निकालनी थी, नॉन डिफेक्टिव फुटबॉल्स इज इक्वल टू 2,2,0,0 माइनस, आप इसमें डिफेक्टिव वाली माइनस कर दें तो आपके पास क्या आंसर आता है वो आप आंसर लिख लें. एक तो यहाँ पे पहले 0 आ जाएगा, 1 प्लेस पे तो 0 ही है. यहाँ पे 10 4, यहाँ पे 6 आएगा. अब 10 के पास ये तो नहीं था, ये तो 9 आ जाएगा. यहाँ पे आ जाएगा 12 5, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1. मैंने कुछ गलत किया है शायद, मेरे को चेक करने दे. यस, हियर वी आर हैविंग यहाँ पे 11. ये देखो ना ऐसे है 2 2, दिस इज़ 7 0 4 0. ये 0 हो गया, यहाँ पे 10 बन गया. 10 कैसे बना, इसने इससे बोरो किया, इसने इससे. यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 9, और ये आ गया 6, यहाँ पे आ गया 9. यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये इससे करेगा 11, और यहाँ पे 1 बचेगा. 11 माइनस 7 इज़ 4 1. दिस इज़ 1 4 9 6 0 इज़ द आंसर. ये हमारे पास क्या है, व्हाट इट इज़, इट इज़ दीज आर द काउंट ऑफ नॉन डिफेक्टिव फुटबॉल्स. कैलकुलेशंस रफ मार्जिन में करनी है, राइट. प्रॉपरली काम करना है आपने. होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. डे 1 डे 2 डे 3 तीनों डेज़ के क्वेश्चंस आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे. अभी मैं जस्ट स्टार्ट कर रही हूँ तो मैंने अभी इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं उठाए हैं. जस्ट एक बार आप थोड़ा थोड़ा सा साथ में करते जाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े पॉलिश होते जाएंगे, ताकि जब हम हार्ड क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएंगी. तो पहले तो आप कुछ दिन 10-15 डेज़ तो जस्ट ये ट्राई करें कि आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े पॉलिश हो जाएं. तो थैंक यू सो मच. अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक भी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.